उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। अंकिता, केस में राजस्व पुलिस यानी कि पटवारी पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठे हैं और अब रेवेन्यू पुलिस के खात्मे की शुरुआत हो गई है। राज्य के 1800 राजस्व गांवों को रेगुलर पुलिस एरिया में शामिल कर लिया गया है और इसकी अधिसूचना भी आज जारी हो गई है। 52 थाने और 19 पुलिस चौकियों का दायरा बढ़ाया गया है, जबकि अब दूसरे फेज में 1444 राजस्व गांवों को रेगुलर पुलिस में शामिल किया जाएगा। इनके लिए 6 नए थाने और 20 नई पुलिस चौकियां भी प्रस्तावित है, जिन्हें खोला जाएगा और ये बड़ी और अच्छी खबर राज्य की कानून व्यवस्था के लिए है। अंकिता, भंडारी हत्याकांड मामले में मंगलवार का दिन काफी अहम रहने वाला है। मामले में हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट को लेकर 3 जनवरी को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल हत्याकांड के आरोपियों ने एसआईटी की ओर से नार्को टेस्ट कराने की अपील के खिलाफ कोर्ट में याचिका डाली है। मामले में मंगलवार को इस पर बहस होने की उम्मीद है, तो वहीं अंकिता के परिजनों की ओर से आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाए जाने की पैरवी की जाएगी। रूप से ये चाहूँगा कि उसके फादर भी चाहते हैं कि नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट हो। क्यों, ऐसा क्या कारण रहा कि उन्होंने ऐन वक्त में मना कर दिया, जबकि पहले उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था कि हमारा नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट उनके लिए हम राजी हैं। अचानक उनके द्वारा ये अपने अधिवक्ता के माध्यम से यह कह दिया जाता है कि हम नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने को तैयार नहीं है। देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती ऋषभ पंत की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। डॉक्टर्स ने पंत को आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। शुक्रवार को सड़क हादसे का पंत शिकार हो गए थे और जिसके बाद पंत के मैक्स अस्पताल में ऋषभ पंत को भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज जारी है और उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी आज मैक्स अस्पताल पहुंचे। क्रिकेटर ऋषभ पंत का हालचाल जाना। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत बोले हैं, ऋषभ पंत अब खतरे से बाहर है। देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि वो खतरे से बाहर है और लगातार सुधार हो रहा है और हर प्रकार से यहाँ का जो हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं खुद हूँ, हम लगातार जो है उनके संपर्क में हैं और मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सोमवार को सीएम धामी से मुलाकात की है और वन दारोगा भर्ती में पास हुए कैंडिडेट्स के मद्देनजर सरकार द्वारा भर्ती को निरस्त किए जाने के फैसले पर पुनर्विचार किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने सीएम को ज्ञापन सौंपकर पास हुए कैडेट्स से सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने का निवेदन किया। आपको बताते चले, सरकार ने यूके द्वारा कराई गई वन दारोगा समेत 3 उन भर्तियों को निरस्त कर दिया जिनके रिजल्ट भी आउट हो चुके थे। इन भर्तियों के पास हुए कैंडिडेट्स अब आंदोलन कर रहे हैं। उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ पर केस दर्ज होगा। विशेष सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। एसआईटी जांच की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ पर सरकारी धन के दुरुपयोग और गबन का आरोप है और उसकी एसआईटी जांच जो है वो की गई थी। जांच के बाद अब केस दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। दीपक बिजलवाड़ पहले बीजेपी में थे और 2022 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थामा था। नैनीताल हाईकोर्ट के जस्टिस रमेश चंद्र खुल्बे सोमवार को रिटायर हो गए हैं। विदाई समारोह के दौरान चीफ जस्टिस समेत कई अन्य जज भी मौजूद रहे। जस्टिस खुल्बे 2018 में हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त हुए। इन 4 सालों में 14,000 से ज्यादा मामलों का निस्तारा हाईकोर्ट में हुआ है, जिसमें जस्टिस खुल्बे की भूमिका भी अहम रही है। इससे पहले उन्होंने उत्तरकाशी जिला जज के तौर पर सेवा दी। जस्टिस खुल्बे के रिटायर होने के बाद अब हाईकोर्ट में 11 जजों के पदों में सिर्फ 6 ही जज हैं। ये बात आपने सही कही। आज हमारे ऑनरेबल जस्टिस रमेश चंद्र खुल्बे जी का जो है कि आज सेवानिवृत्त हुए हैं और इस मौके पर जो है कि उनका कोर्ट में रेफरेंस भी हुआ और बार ने भी उनको सम्मान दिया, बार में भी वो आए थे। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में वर्चस्व को लेकर जंग जारी। अधिकारियों की आपसी खींचतान के चलते करीब 125 साल पुरानी यूनिवर्सिटी की साख पर बट्टा लग रहा है।
विश्वविद्यालय में स्पॉन्सर बॉडी कही जाने वाली आर्य प्रतिनिधि सभाओं ने सत्यपाल सिंह पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटा दिया। सत्यपाल सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और वर्तमान में लोकसभा सांसद। सत्यपाल सिंह को हटाए जाने के बाद विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारी इसे गलत कदम बता रहे हैं। है कि सभाओं का कहीं ना कहीं एक अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दिखाई देता है, जबकि कुलाधिपति जी निस्वार्थ भाव से विश्वविद्यालय हित में, कर्मचारी हित में, हरिद्वार की समाज के हित में कार्य कर रहे थे। लेकिन इसमें सभाओं का वर्चस्व कहीं समाप्त होता उन्हें दिखाई दे रहा था। इसीलिए सभाएं ये चाहती हैं कि ये भारत सरकार के अधीन न जाए। सारा विवाद करीब 2 महीने पहले शुरू हुआ था, जब विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रूप किशोर शास्त्री ने रजिस्ट्रार सुनील कुमार को पद से हटा दिया था। उसके बाद कुलाधिपति ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कुलपति रूप किशोर शास्त्री को सस्पेंड कर दिया और इसके बाद रूप किशोर शास्त्री पर लग रहे अनियमितताओं के आरोपों की जांच भी यूजीसी की टीम ने की। 30 दिसंबर को यूजीसी की रिपोर्ट के आधार पर सत्यपाल सिंह ने निलंबित कुलपति रूप किशोर शास्त्री को पद से बर्खास्त कर दिया। 1 तारीख को हमारी जो स्पॉन्सरिंग बॉडी हैं उनके प्रधानों का पत्र आया है, जिसमें उन्होंने कुलाधिपति जी को हटा दिया है और उसमें उन्होंने रेफरेंस दिया है कि जो प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी को हटाया है वो नहीं हटाना चाहिए था। नियुक्ति और बर्खास्तगी के खेल में विश्वविद्यालय में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों में वर्चस्व की जंग खुलकर सामने आ गई। संस्थान और आर्य समाज से जुड़े पुराने लोग इसे विश्वविद्यालय की साख के लिए गलत और स्वामी श्रद्धानंद के आदर्शों के उलट बता रहे हैं। श्रद्धानंद जी का लगाया हुआ गुरुकुल का पौधा आज वटवृक्ष के रूप में खड़ा हुआ है, क्योंकि जो पौधा लगाया था उसकी रीढ़ थी गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय। उस विद्यालय को विश्वविद्यालय ने एक तरफ डाल दिया और इसी पर लेकर जाए सारी संपत्तियों का विवाद है। हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी योग और वैदिक शिक्षा के लिए देश भर में विख्यात है। हालांकि समय समय पर प्रशासनिक पदों पर बैठे लोगों के आपसी टकराव संस्थान की छवि को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। संस्थान के अंदर चल रहा वर्तमान घटनाक्रम इसके संस्थापक रहे और आर्य समाज के संत स्वामी श्रद्धानंद के आदर्शों के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। नए साल में पिथौरागढ़ के लोगों का दशकों पुराना सपना पूरा हो सकता है। 31 जनवरी से रेगुलर हवाई सेवा शुरू करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा रही है। करीब 3 सालों से बंद नैनीसैनी एयरपोर्ट से एक बार फिर प्लेन उड़ाने की कवायद तेज हो गई है। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद एयरपोर्ट पर लगी आपत्तियों को दूर करने का काम जोरों पर किया जा रहा है। डीजीसीए ने पहले 26 बिंदुओं पर आपत्तियां लगाई थीं, जिनमें से अधिकांश आपत्तियों को दूर कर लिया गया है। यही नहीं, प्रशासन से हवाई सेवा शुरू करने के लिए लाइसेंस लेने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल 19 सीटर प्लेन से गाजियाबाद और देहरादून के लिए हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। हम लोग ने एयरपोर्ट में जो भी OLS सर्वे में ऑब्जेक्शन लगे थे उसको हमने रिमूव कर दिया है। कुछ थोड़े बहुत और ऑब्जेक्शंस हैं जिसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं ग्रेजुअली। तो जल्दी हम लोगों को यहाँ पे इसका लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर सेवाएं शुरू हो जाएंगी। हवाई सेवा शुरू होने के साथ ही यहाँ सियासत भी गर्मा रही है। असल में पिथौरागढ़ में हवाई सेवा का चुनावों से पुराना नाता है। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले भी हवाई सेवा शुरू करने का दावा किया गया था, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए हवाई सेवा शुरू हुई थी। ये हेली सेवा भी चुनाव खत्म होते ही बंद हो गई थी। इसी तर्ज पर 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी हवाई सेवा शुरू हुई थी, लेकिन ये हवाई सेवा भी साल भर का सफर तय नहीं कर पाई। ऐसे में स्थानीय विधायक जारी कवायद को भी आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। लोकसभा के चुनाव सामने आ गए हैं, अब लोगों को भरमाने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अगर उड़ाएंगे भी तो 2-4 महीने के लिए इलेक्शन से पहले हवाई जहाज उड़ेगा, जैसा कि इससे पूर्व वाले हवाई यात्रा हेरिटेज हवाई कंपनी के जहाज का हुआ था हाल, वैसा ही हस्र इस हवाई यात्रा का होगा। पिथौरागढ़ में हवाई सेवा के नाम पर जमकर सियासत हुई है। यही वजह है कि यहाँ लोगों की हवाई सेवा को चुनाव से जोड़कर देखने की आदत से बन गई है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि इस बार क्या वाकई में हवाई सेवा लोगों को सुविधा देने के लिए शुरू होती है या फिर पहले की तरह इसका भी सफर सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रहता है।
न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बागेश्वर में 1 करोड़ की लागत से बना अग्निकुंड घाट अवैध खनन की भेंट चढ़ रहा है। घाट के किनारे लगातार अवैध खनन जारी है। नेपाली मजदूर दिन भर यहां रेत निकालते रहते हैं, जिससे अब घाट को खतरा पैदा हो रहा है। इससे स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है। प्रशासन से अब इस अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। सुंदर घाट हमारा बना रखा है, सौंदर्यीकरण की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है, तो उसको बार बार वहाँ से उसके जड़ में से बजरी निकाल दे रहे हैं नेपाली, उसको रोकने वाले कोई है नहीं। उत्तराखंड के हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 4000 से ज्यादा परिवारों को घर खाली करने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा गया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करेगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिन का समय दिया है। वहीं रेलवे अधिकारियों ने कहा कि 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पट्टी पर बने मकानों और दूसरे ढांचे को गिराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विश्वास है, देखिए न्याय प्रक्रिया न्यायपालिकाओं पे और सर्वोच्चतम न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारे पास सबूतों का पहाड़ जिसकी यहाँ पे ढंग से पैरवी भी होगी। सलमान खुर्शीद साहब हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे को पूरा विश्वास हम जीतेंगे। 5 को इस पूरे मामले 5 को इसकी सुनवाई है, उस दिन हमारी आशा है स्टे मिलेगा। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के करीब बसे लोग इन दिनों सड़कों पर हैं, क्योंकि इनके सिर पर अपनी छत छिनने का खतरा मंडरा रहा है। आप रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी में वन भूलपुरा की इस 78 घरों को हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन पर बना हुआ माना है। दूसरी तरफ लोग इसे रेलवे की जमीन मानने को तैयार नहीं है। तो सॉल्यूशन निकल कर आया, निचोड़ निकल कर आया, वो सिर्फ इतना था कि रेलवे ने बोला हमारे पास एक नक्शा है और उस नक्शे के अंदर ये जमीन हमारी है। नक्शे के आधार पर हम जो है रेलवे को अपनी जमीन नहीं दे। जब तक कोई ठोस कागज नहीं होगा रेलवे के पास, तब तक हम अपनी जमीन कैसे दे देंगे। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर हैं, जहां गुरुवार को मामले की सुनवाई होगी। अब हमें सुप्रीम कोर्ट से ही राहत की उम्मीद है, और जहां तक अपने मकान का सवाल है, अब हम जैसे लोग तो चले बहुत गिने चुने लोग हैं, 150 लोग ऐसे होंगे जो अपने कुछ न कुछ व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने बेचारों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने झोपड़ी बनाने में, अपने कच्चे पक्के मकान बनाने में लगा दी है। दरअसल आज से तकरीबन 50 साल पहले तक हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास जमीन पूरी तरह से खाली थी। स्टेशन के पास रेल पटरियां, बगीचे और लकड़ी के गोदाम थे, जिसमें काम करने के लिए रामपुर, बरेली से लोग यहाँ आ बसे। लेकिन इस जमीन के मालिक होने के इनके पास कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, लिहाजा अब छत छीनने का खतरा मंडरा रहा है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। नैनीताल से खबर है, जहां नैनीताल हाईकोर्ट ने कोटद्वार में राजाजी नेशनल पार्क के पास स्टोन क्रश बंद करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को आदेश दिया गया कि निर्माण उनके मानकों के खिलाफ है तो 3 महीने में निर्माण ध्वस्त करे। और इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण बोर्ड से पहले दी सरकार की अनुमति कानून के खिलाफ है और ऐसी अनुमति कानून में मान्य नहीं है। प्लास्टिक को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के चलते कई कंपनियों के प्रोडक्ट अब राज्य के बाजारों में बैन होने की स्थिति में है, क्योंकि QR कोड के जरिए ही इनकी मॉनिटरिंग होने जा रही है। प्लास्टिक पैक्ड सामान के साथ नैनीताल आने वाले उत्पादों की अब QR कोड के जरिए मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए नैनीताल प्रशासन हैदराबाद की कंपनी से करार करने जा रहा है। इसके तहत दुकानों में पहुंचने से पहले हर उत्पाद पर QR कोड लगाया जाएगा। हर उत्पाद में लगे इस स्कैन कोड के लिए 2 से 15 रुपए तक ग्राहक को देना होगा। लेकिन यदि ग्राहक वो रैपर या प्लास्टिक सामान लेने के बाद वापस कर देता है तो वो पैसे भी उसे वापस मिल जाएंगे। पहले चरण में नैनीताल, भीमताल, हल्द्वानी, भवाली समेत शहरी क्षेत्रों के बाजारों में इसे लागू किया जाएगा।
बिस्किट, चिप्स रैपर, शराब के बोतल, चॉकलेट, मैगी रैपर समेत बड़े ब्रांड के उत्पादों को शामिल किया गया है। हालांकि कंपनी सीधे पहले उत्पादकों के साथ डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर ही काम शुरू करने का मन बना रही है। एक रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं कि जितने भी मेन होलसेल जो सप्लायर्स हैं उनके साथ हम लोग मीटिंग करेंगे, एक QR कोड हम जनरेट करेंगे और जितने भी ULBs हैं वहाँ पे जगह जगह पे हम लोग कलेक्शन सेंटर्स वगैरह बनाएंगे। दरअसल हाईकोर्ट ने प्लास्टिक को लेकर बड़ा आदेश दिया है, जिसमें होटल, मॉल समेत अन्य स्थानों को रिसाइकिल प्लांट तक खुद प्लास्टिक कूड़ा ले जाना है, तो उन उत्पादों को राज्य में बैन करना है जिसका रजिस्ट्रेशन प्रदूषण बोर्ड में नहीं है। केदारनाथ में इस प्रयोग को कर चुकी कंपनी कहती है कि इससे स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के साथ रोजगार भी तैयार किए जा सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हम जो सिटीजन्स हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनको ही हम इस सफाई अभियान में भागीदार बनाते हैं और उससे उनका जिम्मेदाराना जो रवैया होता है शुरुआत होती है और धीरे धीरे करके सब लोग समझ जाते हैं। बहरहाल पहल अच्छी तो है, लेकिन धरातल पर उतरे और लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझे, जिससे पहाड़ के साथ पर्यावरण को भी स्वच्छ और साफ रखा जा सके, साथ ही हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन हो सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में बैलून लगा पाकिस्तान का झंडा मिलने के मामले में पुलिस की खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। उत्तरकाशी दौरे से लौटे ADG लॉ एंड ऑर्डर V मुरुगेशन का कहना है कि प्राथमिक जांच में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हवा के चलते बैलून लगे पाकिस्तानी बैनर के उत्तरकाशी पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ADG का कहना है कि पाकिस्तान के लाहौर में इन दिनों बार एसोसिएशन के चुनाव भी चल रहे हैं, इससे बहुत संभावना ये भी है कि बैनर उड़कर पहुंच गया हो। फिर भी मामले की जांच की जा रही है। झंडे में लिखा हुआ है कि लाहौर बार एसोसिएशन, तो उसको छानबीन में प्रमा पेशी ऐसा लग रहा है, थोड़ा टेक्निकली भी जांच कराई गई तो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस है जो कि हवा के जो होता है उसे चलते भी इधर आ सकती है। और दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ जो लाहौर बार एसोसिएशन के इन दोनों में वहाँ चुनाव भी है, तो फिर भी इसको पूरा छानबीन की जाए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास पनोत से लेकर मोहान तक बाघिन का आतंक जारी है और एक बाघिन जो है वो लाइव स्ट्रीम कैमरे में कैद हुआ है, जो लंगड़ाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गुलदार क्यों लंगड़ा रहा है, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ये करीब 4 से 5 दिन पहले एक लाइव कैमरे से हमें वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें एक लंगड़ाने की बात सामने आई है। लंगड़ाने नहीं, उसके पैर में कुछ किसी तरीके की चोट हो सकती है। इसी को हमें ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रैंकुलाइज करके ही पता चल सकेगा कि वो किस तरीके से लंगड़ा रही है या उसके पैर में क्या चोट आई हुई है। काशीपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक चोर बाइक चुराता हुआ नजर आ रहा है और ये वीडियो मोहल्ला किला का बताया जा रहा है। चोर की करतूत दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो बीते 31 दिसंबर का बताया जा रहा है। वही CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश कर रही है। सांस्कृतिक नगरी के कटारमल में सूर्य मंदिर है जिसे कत्यूरी राजा कटारमल ने बनाया है और पौष महीने के रविवार को यहाँ होने वाली खास उपासना की महिमा अपार है। अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर कोणार्क के बाद सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है, जो कत्यूरी शासकों ने 9वीं शताब्दी में बनाया था। कटारमल में पूरा सूर्य परिवार 45 मंदिरों में विराजमान है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण एक रात में किया गया था। कटारमल में 7 घोड़ों में विराजमान भगवान सूर्य हैं, जिनकी उपासना पौष महीने के रविवार को विशेष रूप से की जाती है। साल में 2 बार 22 अक्टूबर और 22 फरवरी को सूर्य की किरणें सीधे भगवान सूर्य की मूर्ति पर पड़ती हैं। और यहाँ पर सूर्य के साथ साथ सौरोपासना होती है। पूरे सौरमंडल की उपासना यहाँ पर की जाती है। और कहते हैं कि जिस समय कालनेमी राक्षस ने अत्याचार किए थे, तो उस समय जो है उससे निजात पाने के लिए यहाँ पर एक बड़ादित्य की मूर्ति स्थापित की गई है समय की। और सूर्य देवता अंदर 7 घोड़ों में विराजमान हैं
और लोग भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। और यहाँ पर जो है मई जून में काफ़ी पर्यटक आते रहते हैं। मंदिर नागर शैली से बना है। इस मंदिर का स्थापत्य और शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण है। पर्यटकों को भी कटारमल खूब भा रहा है। शांति और ध्यान के लिए भी पर्यटक मंदिर में पहुंचते हैं। यहाँ आया, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। इतनी पौराणिक चीज, हमारे भारत की धरोहर, जो आज देखने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा। मैं भी आज पहली बार आई हूँ यहाँ पे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और शांति मिली दिल को। और बाकी क्या बताएं, हमारे अल्मोड़े का बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है, तो आना चाहिए पर्यटन के लिए। पुरातत्व मंदिर आप देख ही रहे हो, पत्थरों से बना हुआ पुरातत्व मंदिर है। देवभूमि में कण कण में भगवान का वास माना जाता है, इसीलिए लाखों की संख्या में पर्यटक दर्शन के लिए काल भर पहुँचते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और चलिए नजर डालते हैं पहाड़ की टॉप 10 खबरों पर भी। उत्तरकाशी के टॉन्स नदी में लापता युवक का शव एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया। युवक नए साल के जश्न के दौरान पैर फिसलने से नदी में गिर गया था। रुड़की में गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में कल रात चलती कार में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पौड़ी के केशवर ब्लॉक की रहने वाली महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया है। महिला जंगल में मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी। उत्तरकाशी की डूंडा में भालू ने एक महिला पर हमला कर दिया है। महिला खेत में घास काटने गई थी। दूसरी महिलाओं के शोर मचाने पर भालू भाग गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास पनौत से लेकर मोहान तक गुलदार का आतंक जारी है। वहीं एक गुलदार लाइव स्ट्रीम कैमरे में कैद हुआ है। अल्मोड़ा नगर पालिका में जन सुविधा केंद्र की शुरुआत। लोगों को अपने काम करवाने में सुविधा मिलेगी। विस्थापन की मांग को लेकर आंदोलित टिहरी झील प्रभावित तल्ला उप्पू के ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा। अल्मोड़ा पिछले 1 साल में पुलिस ने 19,000 वाहनों के चालान किए हैं। 1.25 करोड़ रुपए विभाग की झोली में आए। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की जमीन से अतिक्रमण हटाना अब तय है। ऐसे में इलाके की महिलाओं ने दुआ मांगी है कि उनके घर टूटने से बच जाए। चमोली में दिसंबर का महीना पर्यटक के लिहाज से काफी अच्छा रहा है। करीब 35,000 पर्यटक दिसंबर महीने में हिल स्टेशनों पर पहुंचे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।